हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फाउंडेशन लेवल कोर्स के बारे में, जो कि ISTQB द्वारा प्रोवाइडेड है। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको सर्टिफाइड टेस्टर अगर बनना है तो आप ISTQB को फॉलो करें, ISTQB की बुक्स को फॉलो करें और ISTQB ने जो फाउंडेशन लेवल का सिलेबस डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें ताकि आप एक सर्टिफाइड टेस्टर बन सकें। आज मैं आपको फाउंडेशन लेवल की बुक से ही पढ़ाऊँगा और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप मेरी एक बार प्रीवियस वीडियो जो ये गाइडेंस वीडियो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, वो एक बार ज़रूर देख लें और फिर इस वीडियो को देखें आप। तो ये वीडियो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की फाउंडेशन लेवल वाली बुक से। तो यहाँ मैं अपने सिस्टम पर अपनी बुक ओपन कर लेता हूँ, जो कि देख सकते हैं आप मेरे सिस्टम पर सर्टिफाइड टेस्टर फाउंडेशन लेवल सिलेबस, जो कि ISTQB इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिफिकेशंस बोर्ड की ही बुक है। इसी बुक से मैं आपको आज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फाउंडेशन लेवल के बारे में पढ़ाऊँगा। अभी हम इसमें नीचे देखते हैं। ये बुक आपको नेट से नहीं मिल पाएगी, ये बुक परचेज करनी पड़ती है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आप में से किसी को भी ये बुक चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को अपनी मेल ID या कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपको ये बुक वाया मेल आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो अभी हम देखते हैं इस बुक के सिलेबस के बारे में। इस सिलेबस में हमारे केवल और केवल 6 ही चैप्टर हैं और 6 चैप्टर पढ़ने के लिए इसमें एक जस्ट ब्रीफ मैं आपको ये करना चाहूँगा। इस बुक का ऑब्जेक्टिव क्या है। आपने अभी ऊपर देखा होगा कि सभी जितने भी चैप्टर हैं, आप देखिए फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे K2 लिखा हुआ है, कहीं पर आपने K1 लिखा हुआ है, K2 लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं सिलेबस के जो चैप्टर हैं उसमें हेडिंग के सामने कहीं पर K2 लिखा है, कहीं पर K1 लिखा है, यहाँ पर K1 है, यहाँ पर K2 है, ये लिखा हुआ है। ये देखिए ये सिलेबस है, यहाँ पर कहीं पर K1 है, K2 है, कहीं पर आपको K3 भी दिखेगा, कहीं पर आपको K4 भी दिखेगा। तो इसका क्या मतलब है नीचे जस्ट मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव लेवल ऑफ नॉलेज मीन्स जहाँ पर K1 लिखा है उसका मतलब है रिमेंबर, मीन्स जो जिस टॉपिक के सामने K1 लिखा है उस टॉपिक की जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ आपको या टेस्टिंग के बारे में बताता हूँ, वो चीज़ें आपको हमेशा अपने माइंड में रिमेंबर करनी है। K2 यू हैव टू अंडरस्टैंड मीन्स आपको चीज़ें समझनी है उनके बारे में कि वो चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। K3 आप टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको टेस्टिंग समझ में आ रही है, यू हैव टू अप्लाई दैट थिंग्स। K4 दैट इज़ अ फर्दर थिंग एनालाइज, यू हैव टू एनालाइज द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जब आप टेस्टिंग सीख जाएंगे तो आप खुद से अपने आप क्या टेस्ट करना है, क्या चीज़ें करनी है, वो आप खुद से आप एनालाइज करेंगे। सो K1 K2 K3 K4 ये आप चीज़ें याद रखेंगे इस बुक को पढ़ते टाइम। तो अभी हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पर, जो कि फंडामेंटल ऑफ टेस्टिंग है, जिसके ऑब्जेक्टिव हैं व्हाई इज टेस्टिंग नेसेसरी, जिसमें 1.1 1.2 ये आप बुक से देख लीजिएगा। मैं आपको नीचे ले चलता हूँ सीधा चैप्टर पे। सो शुरुआत करते हैं व्हाई इज टेस्टिंग नेसेसरी, टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। आप इस बुक को पढ़ते टाइम या टेस्टिंग समझते टाइम बस जो ये आपके टर्म्स हैं इनको हमेशा माइंड में याद रखें। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बग क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, एरर क्या होता है, फेलियर क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है, व्हाट इज़ क्वालिटी एंड व्हाट इज़ रिस्क। ये आपकी टर्म्स हैं जो आप टेस्टिंग सीखेंगे, टेस्टिंग करेंगे। ये जो मेन टर्म्स हैं आपकी हर जगह पर आपकी यूज़ होंगी। तो शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम कॉन्टेक्स्ट कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग व्हाई इज टेस्टिंग नेसेसरी, टेस्टिंग नेसेसरी क्यों है। इस चैप्टर में जो आपने सामने लिखा हुआ है यहाँ पे 20 मिनट का चैप्टर है, मैं कोशिश करूँगा इसको 20 मिनट में कवर कर सकूँ।
सो सॉफ्टवेयर सिस्टम इसमें लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर सिस्टम आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम बिजनेस एप्लीकेशंस फॉर एग्जांपल बैंकिंग टू कंज्यूमर प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कार्स। सॉफ्टवेयर सिस्टम हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। जैसे कि हम लोग आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, कुछ भी चीज़ घर में टीवी यूज़ करते हैं, एलईडी यूज़ कर रहे हैं, एलसीडी यूज़ कर रहे हैं, सभी में चिप्स लगी हुई हैं, उनके अंदर मेमोरी है, मेमोरी में सॉफ्टवेयर बिल्ट हैं। या फिर हम कार्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने एग्जांपल दिया है। बैंकिंग का आप पता है कि वो जो भी चीज़ चल रही है वो सॉफ्टवेयर पे ही रन होती है, जिससे हम लॉगिन कर पाते हैं, अपना अकाउंट देख पाते हैं, बैलेंस चेक कर पाते हैं। कार्स में भी हमारे म्यूजिक सिस्टम है, या कार की हमारी की है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगा होता है। कार के अंदर की का सॉफ्टवेयर मैं आपको बता दें, जिससे कि कार उसी की से खुलती है, किसी और की से हमारी कार ओपन नहीं हो पाती है। तो दैट इज सॉफ्टवेयर जो कि चेक करता है कि जिस की से हम कार को खोल रहे हैं वो उसी कार की है या नहीं है। सो सॉफ्टवेयर उसमें इनबिल्ट रहता है। अब इसमें लिखा है मोस्ट पीपल हैव हैड एन एक्सपीरियंस विद सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के साथ हर किसी का कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका होता है दैट डिड नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड। मीन्स जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसने वो काम नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। अब हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन कई बार हैंग हो जाता है। हैंग होने के क्या रीज़न होते हैं? सॉफ्टवेयर हमारे इतने प्रॉपर टेस्टेड नहीं है मोबाइल के कि वो हैंग होने कि फ़ोन हमारा हैंग हो ही ना, इस चीज़ को सॉल्व कर सकें। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मोस्ट पीपल हैव हैड एन एक्सपीरियंस विद सॉफ्टवेयर दैट डिड नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड। आप सिस्टम पे देखिए, ये सर हमारे एक आपने ये वीडियो नेट पर भी देखी होगी, ये काफ़ी देर से सिस्टम पे काम कर रहे हैं। इन्होंने एक फ़ाइल बनाई पूरा दिन बैठकर, शाम के 5 बज रहे हैं वीडियो में, और हुआ क्या कि इनका सिस्टम हो गया बंद, विंडो हो गई इनकी करप्ट। देखिए इनका सिस्टम अभी बंद है। तो इन्होंने सॉफ्टवेयर में जो पूरा दिन बैठकर इन्होंने फाइल जो बनाई है वो एकदम करप्ट हो गई। अब इनको आ रहा है गुस्सा। इन्होंने क्या करा, अपना सिस्टम दिया तोड़। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मोस्ट पीपल हैव हैड एन एक्सपीरियंस विद सॉफ्टवेयर दैट डिड नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड। सभी का किसी ना किसी, हर किसी का, मोस्ट पीपल जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसा एक्सपीरियंस रहा का होता है कि सॉफ्टवेयर जो वो यूज़ कर रहे होते हैं उसने ऐसा काम नहीं किया जैसा कि उसे करना चाहिए था। अब इस वीडियो में दिखाया गया था, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, कि इन्होंने सिस्टम तोड़ दिया। ये बहुत पुरानी वीडियो है, जिस टाइम पे हम लोग बहुत छोटे होंगे, जो विंडोज़ के काफ़ी पुराने वर्जन चला करते थे और वो हैंग हो जाते थे या विंडो ही करप्ट हो जाती थी, बहुत इजीली हमारी विंडो करप्ट हो जाती थी। या फिर जो हम सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं वो फाइल करप्ट हो जाती थी। या फिर हमारे पास कई बार पहले बैकअप नहीं होते थे इलेक्ट्रिसिटी के, इन्वर्टर नहीं होते थे, यूपीएस नहीं होते थे इतने जो अच्छे से चल सकें, और हमारी फाइल को अगर लाइट चली जाती थी हमारा सिस्टम बंद हो जाता था। तो जो हम सिस्टम को दोबारा ऑन कर रहे हैं तो वो हमारी पूरी की पूरी फाइल करप्ट मिलती थी, वो हमारे को किसी भी फॉर्म में नहीं मिलती थी। या फिर ऐसा होता था कि हमारा सिस्टम प्रॉपर चल रहा है, हम कोई फाइल बना रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो शाम में हम काम करते हैं, जब हम उसको सेव करने लगे या कुछ भी करने लगे उसमें कुछ एरर आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है और वो करप्ट हो गई तो हमारे पूरे दिन का काम ठप हो जाता था सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट की वजह से। सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट वर्क करेक्टली कैन लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। अब इन्होंने सॉफ्टवेयर जिसने काम नहीं किया, आपने देखा कि इनका हाइपर टेंशन हो गया, एंग्री हो गई, सिस्टम ही तोड़ दिया है, इनको इतना गुस्सा आया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जैसे कि इंक्लूडिंग लॉस ऑफ मनी, अब इन्होंने अपना कंप्यूटर ही तोड़ दिया, इनका लॉस ऑफ मनी हुआ, डेफिनेटली इनका लॉस ऑफ मनी हुआ, क्योंकि सिस्टम जो इन्होंने तोड़ दिया है वो कम से कम 50,000 रुपये का होगा। कंपनी इनको सैलरी से वसूलेगी, इनकी लॉस ऑफ मनी हुई है बिकॉज ऑफ एंग्री। बट रीज़न क्या था? सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट था, सॉफ्टवेयर ने काम नहीं किया था। टाइम और बिजनेस रेपुटेशन, टाइम इन्होंने सुबह से लेकर शाम तक काम किया लेकिन वेस्ट हो गया। अब बिजनेस रेपुटेशन हम लोग कहते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए किसी कंपनी ने कोई एक प्रोजेक्ट बना कर दिया किसी दूसरी कंपनी को या अपने किसी क्लाइंट को,
और क्लाइंट कहता है कि सर ये तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मैंने जो बनवाना चाहता था वो ये नहीं बना है। तो जिस कंपनी ने उनको बना कर दिया है उसकी रेपुटेशन ख़राब होगी। वो बंदा क्या करेगा जिसका प्रोजेक्ट था, वो यहाँ पे या तो उनसे रिफंड मांगेगा, अगर वो रिफंड नहीं देंगे तो उन पर केस डालेगा। केस होता है तो ऑब्वियसली बात है कि बिजनेस रेपुटेशन खराब होती है। एंड कुड इवन कॉज इंजरी और डेथ। सपोज कीजिए हमारी गाड़ी में कोई डिफेक्ट है, या फिर हमारे, अब एग्जांपल देते हैं कि प्लेन्स होते हैं, हम लोग प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं। अब कई बार आपने सुना होगा कि प्लेन क्रैश हो गया, लोग कह देते हैं कि भाई टेक्निकल फॉल्ट था। सो व्हाट इज द टेक्निकल फॉल्ट? प्लेन हमारा उड़ रहा है, मशीन उसमें रन रही, इंजन हमारा प्रॉपर काम कर रहा था, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इंजन ने काम करना बंद कर दिया। दैट मीन्स जो टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट का मतलब क्या है? दैट इज ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो काम कर रहा था उसने प्रॉपर काम नहीं किया, तो इंजरी और डेथ तक हो जाती है इन वजह से। या फिर हम लोग कहते हैं जैसे हमारे आर्मी होती है, एयरफोर्स होती है, एयरफोर्स में हमारे फाइटर प्लेन्स यूज होते हैं। हमने कई बार सुना होगा कि फाइटर प्लेन उड़ा और क्रैश हो गया, और कह देते हैं कि भाई टेक्निकल फॉल्ट था या सॉफ्टवेयर डिफेक्ट था, इस तरीके के रीज़न बोलकर हमने न्यूज़ पढ़ी हुई है। तो उसमें क्या होता है कि कॉज इंजरी, कई बार इंसान बच जाता है, दैट इज़ द इंजरी। और यहाँ पे डेथ, या फिर डेथ मीन्स पूरा प्लेन क्रैश हो गया, कोई नहीं बचा, तो डेथ तक हो जाती है। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम का ज़रूरत क्या है लाइफ में, क्या रोल है इसका। आप समझिए सिर्फ इस एक पैराग्राफ से कि सॉफ्टवेयर सिस्टम इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है फ्रॉम बिजनेस एप्लीकेशन। जैसे कि बैंकिंग में होती है, बैंकिंग में हम लोग लॉगिन करते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, OTPs वगैरह आते हैं हमारे को सॉफ्टवेयर से, बैलेंस चेक करना, फंड ट्रांसफ़र करना, नेफ्ट करना, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे कि इन्होंने कार्स का एग्जांपल दिया है, मैंने बताया कार्स की कीज़ में म्यूजिक सिस्टम में सॉफ्टवेयर होता है। मोस्ट पीपल जितने भी होते हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है इस चीज़ को कि जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे थे, चाहे मोबाइल में, चाहे टीवी में, चाहे उनका AC होता है, कई बार उनकी कार की कीज़ ख़राब हो जाती है, कार की से स्टार्ट नहीं होती है, इस तरीके के एक्सपीरियंस वो फेस करते हैं। सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट वर्क करेक्टली कैन लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। इसके बारे में मैंने अभी बताया कि इंक्लूडिंग लॉस ऑफ मनी कैसे होती है, टाइम और बिजनेस रेपुटेशन कैसे जाती है, कुड इवन कॉज और इंजरी और डेथ। अब इंक्लूडिंग लॉस ऑफ मनी, टाइम और बिजनेस रेपुटेशन, इसका मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल अभी देता हूँ, ये आप देखिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंडिया ने चंद्रयान 2 मिशन, जो कि इसरो ने, हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने चंद्रयान 2 मिशन अभी हाल ही में 2019 में लॉन्च किया था। आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 2 मिशन की जो कॉस्ट थी वो अराउंड 978 करोड़ रुपीज़ थी। तो 978 करोड़ रुपीज़ खर्च करके इन्होंने चंद्रयान 2 मिशन जो मून पर भेजा था वो फेल हो गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारा इंक्लूडिंग लॉस ऑफ मनी, हमारा लॉस ऑफ मनी हुआ। लॉस ऑफ मनी किसका हुआ? इसरो का हुआ, इंडियन गवर्नमेंट का हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने जो इसरो में पैसा इन्वेस्ट किया है 978 करोड़ रुपए, जो गवर्नमेंट का पैसा था, वो लॉस ऑफ मनी काउंट हुआ। टाइम, आपने जैसे कि चंद्रयान जो मिशन है, आई थिंक 2008 से ये चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो स्टार्ट हुए थे, चंद्रयान 2 अभी जो 2019 में था, जो कि लॉन्च किया गया, बट वो फेल रहा। तो आप देखिए लॉस ऑफ मनी 978 करोड़ रुपए हमारे को लॉस हुआ। टाइम और बिजनेस रेपुटेशन, टाइम आप देख सकते हैं 2008 से चंद्रयान मिशन चल रहा है, चंद्रयान 1 था वो। चंद्रयान 2 कब से स्टार्ट हुआ इसका आप नेट से देख लीजिएगा प्रॉपर। तो मान लीजिए 3 या 4 साल या 5 साल से चंद्रयान 2 पे काम चल रहा था और 2019 में इसको भेजा गया। लेकिन क्या किया गया कि टेक्निकल फॉल्ट है, हमारा का जो लैंडर है वो हमको मिल नहीं रहा है, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट है बेसिकली ऑलमोस्ट एवरी टाइम इट इज़ 99.9% दैट आर सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स, दैट इज सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स। सो इस टाइम पे क्या हुआ, हमारे 5-6 साल से जो हम विक्रम लैंडर जो बना रहे थे चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए, इस मिशन पे काम करने के लिए, वो सब फेल हुआ। टाइम हमारा वेस्ट हुआ, लॉस ऑफ टाइम हुआ, लॉस ऑफ मनी 978 करोड़ रुपीज़ वेस्ट हुए, लॉस हुआ। बिजनेस रेपुटेशन, आप कह सकते हैं कि इसरो ने लॉन्च किया तो अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड में हर कंट्री का अपना अपना स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है।
उन सब के सामने भी आप कह सकते हैं कि रेपुटेशन, एक बिजनेस रेपुटेशन डाउन होती है। तो बिजनेस रेपुटेशन का मैंने आपको जस्ट एक प्रॉपर एग्जांपल दिया है, आप इसको समझें कि बिजनेस रेपुटेशन कैसे जाती है। लॉस ऑफ मनी होती है, न्यूज़ बनती हैं, न्यूज़ क्रिएट होती हैं इतनी सारी कि मिशन फेल हुआ, तो रेपुटेशन खराब होती है। एंड कुड इवन कॉज इंजरी और डेथ। सपोज कीजिए उस शटल में कोई स्पेस शटल था, कंप्लीटली ऑटोमेटिक था, नो ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड इन दैट। सपोज कीजिए कोई ऐसा स्पेस शटल है जिसमें आपने देखा होगा किसी में ह्यूमन बीइंग भी बैठे होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स बैठे होते हैं, जो सपोज कीजिए वो ब्लास्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए उसके अंदर, तो वो डेथ तक क्रिएट कर सकता है। ये मैंने आपको स्पेस से रिलेटेड एग्जांपल दिए हैं। अब डेथ का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि मेडिकल साइंस होती है, मेडिकल में हमारे एक्सरे मशीन होती हैं, स्कैनिंग मशीन होती हैं जिनमें हम एमआरआई कराते हैं, इस तरीके की मशीन है। एमआरआई मशीन हमारी डेथ तक का रीज़न बन जाती है। कई बार बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, 90% केसेस आते हैं कि एमआरआई मशीन जो है ऐसे इंजरी हो गई, बंदा फंसा रहा 3-4 घंटे तक, या फिर जो बंदा कंट्रोल नहीं कर पाया एमआरआई मशीन की रेडिएशन, उसकी डेथ तक हो गई। डेथ का रीज़न क्या होता है एमआरआई मशीन में, जैसे कि हम बॉडी में कुछ मैग्नेट पहना होता है, उस वजह से एमआरआई मशीन में हमारी डेथ हो जाती है। आपने देखा होगा आईसीयू, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं आईसीयू में, सभी आईसीयूज़ में जितनी भी मशीनें ऑल आर रनिंग ऑन द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कहाँ पर हमारे रियल लाइफ में कहाँ पर है, सॉफ्टवेयर सिस्टम और इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, ये मैंने आपको प्रॉपर अभी समझाया है। और भी कई एग्जांपल हैं जो आप खुद भी सोच सकते हैं एज ए टेस्टर, यहाँ पे आप खुद भी दिमाग लगाएं कि हम क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी रियल लाइफ में हम यूज़ करते हैं। लिफ्ट यूज़ करते हैं, या हम लोग कहीं मॉल में जाते हैं, पेडेस्ट्रियंस यूज़ करते हैं, उन सबको चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको ये टर्म्स याद रखनी है, बग, डिफेक्ट्स, एरर, फेलियर। तो सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स क्यों आते हैं, ऐसा क्या रीज़न होता है कि सॉफ्टवेयर हमारे ख़राब होते हैं, सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आते हैं। हमको पता है कि सॉफ्टवेयर में अगर डिफेक्ट होगा तो लॉस ऑफ मनी होगी, बिजनेस रेपुटेशन भी जाएगी, टाइम भी वेस्ट होगा, लॉस ऑफ टाइम भी होगा, इंजरी भी हो सकती है अगर सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट है, डेथ तक हो सकती है, ये सबको पता होता है। स्टिल सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स आते हैं। तो सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स आने के क्या कॉजेज हैं, ये आप समझिए। मीन्स K2 मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड ए ह्यूमन बीइंग कैन मेक एन एरर, मिस्टेक। मैंने आपको कहा था कि आपको ये सब टर्म्स याद रखनी है। ए ह्यूमन बीइंग कैन मेक एन एरर, एरर और मिस्टेक मीन्स एरर एंड मिस्टेक आर सेम टर्म्स विच प्रोड्यूसेस ए डिफेक्ट, फॉल्ट और बग। मीन्स डिफेक्ट, फॉल्ट एंड बग, ये तीनों सेम चीज होती हैं। सो इस चीज को हम दोबारा से पढ़ते हैं। ए ह्यूमन बीइंग कैन मेक एन एरर, किसी आदमी से, ह्यूमन बीइंग से कोई गलती हो जाती है, कैन मेक एन एरर, वो गलती कर सकता है। विच प्रोड्यूसेस ए डिफेक्ट, उसकी वजह से कोई डिफेक्ट आ गया। ए ह्यूमन बीइंग ने एक गलती की जिसकी वजह से एक डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट हम फॉल्ट बग भी कहते हैं। इन दी प्रोग्राम, जो प्रोग्राम था, बाय मिस्टेक प्रोग्राम के कोड में एक डिफेक्ट आ गया। और इन्हें डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं कि जो हमने लिखा है वो ही गलत लिख दिया हमने समझे बिना, गलती से। तो इफ ए डिफेक्ट इन ए कोड इज एग्जीक्यूटेड, ये आप सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक कोड है जिसके अंदर ऑलरेडी एक डिफेक्ट है। डिफेक्ट किस वजह से आया है, ह्यूमन बीइंग कैन मिस्टेक एन एरर, मिस्टेक कैन मेक एन एरर और मिस्टेक, ह्यूमन बीइंग से कोई गलती हो गई और उन्होंने एक बग को प्रोड्यूस किया। अब उस डिफेक्ट को बग कह सकते हैं हम, फॉल्ट कह सकते हैं। उन्होंने कोड में बग था और डिफेक्ट। इफ ए डिफेक्ट इन कोड इज एग्जीक्यूटेड, द सिस्टम में फेल टू डू व्हाट इट शुड डू और डू समथिंग इट शुड नॉट। आप कह सकते हैं कि कोड के अंदर एक डिफेक्ट था और उस कोड को हमने रन कर दिया। अब रन करने से क्या होगा कि सिस्टम जो उसे करना चाहिए था उसको करने के लिए वो फेल हो सकता है। सिस्टम में फेल टू डू व्हाट इट शुड डू और डू समथिंग इट शुड नॉट डू। अगर एक डिफेक्टेड कोड हमने रन किया है तो सिस्टम ऐसा भी कर सकता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, और सिस्टम फेल हो सकता है वो करने में जो उसे करना चाहिए था।
जिससे क्या हुआ, कॉजिंग ए फेलियर। तो दैट इज ए फेलियर, मीन्स हमारा जो कोड हमने रन किया वो फेल हो गया, प्रोग्राम हमारा फेल हो गया। डिफेक्ट्स इन सॉफ्टवेयर सिस्टम और डॉक्यूमेंट्स मे रिजल्ट इन फेलियर्स। डिफेक्ट मैंने बताया कि फॉल्ट एंड बग। अब अगर हमारे सॉफ्टवेयर में कोई बग है या सिस्टम में या फिर डॉक्यूमेंट में आपको क्लियर समझाता हूँ। डॉक्यूमेंट हम जो कोई सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं तो हमने क्या बनाना है, इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन पहले हम बनाते हैं कि हमें ये रेडी करना है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में ही हमारे डिफेक्ट है, उसी में गलत चीज़ें लिख दी गई हैं कि हमें ये बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर हमारा बन के आएगा वो गलत बन कर आएगा। तो क्लियरली इस चीज़ को समझिए कि डिफेक्ट्स इन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और डॉक्यूमेंट्स मे रिजल्ट इन फेलियर। फेलियर्स में जो भी बनकर आएगा वो फेलियर ही होगा, मीन्स वो चीज़ बनकर आएगी जो हमें नहीं चाहिए। तो हमें कहाँ कहाँ पर डिफेक्ट देखने होते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर भी, सिस्टम के अंदर भी, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी, कि जो हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो हमने डॉक्यूमेंटेशन पहले हमने रेडी किया है, कहीं उसमें ही डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं उसमें ही तो हमने गलत चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। मे रिजल्ट इन फेलियर बट नॉट ऑल डिफेक्ट्स डू सो। जरूरी नहीं होता कि हर बार सारे जो डिफेक्ट हमारे आ रहे हैं वो हमेशा ही गलत चीज़ें करें। कई बार होता है कि डिफेक्ट होता है लेकिन स्टिल चीज़ें रन कर रही होती हैं। अब डिफेक्ट्स ऑकर बिकॉज ह्यूमन बीइंग आर फॉलिबल, मीन्स मनुष्य गलती का पुतला है। एंड बिकॉज देयर इज, एंड दूसरा कारण क्या है, बिकॉज देयर इज ए टाइम प्रेशर। कई बार होता है कि हमको कह दिया जाता है कि भाई 1 घंटे का काम है सर, आपको ये 15 मिनट में करना है या आधे घंटे में करना है, या फिर 3 दिन का काम होता है, आपको कह दिया जाता है कि सर आप तभी घर जाओगे जब आप ये काम करोगे। सो व्हाट हैपन्स, बिकॉज टाइम प्रेशर आ गया उस बंदे पर जिस बंदे को काम करना है। कॉम्प्लेक्स कोड का मतलब है कि कोई बंदा मेरे से पहले कोई काम कर रहा था किसी चीज़ पर, उसने अपने तरीके से कोडिंग की थी, मेरे कोड करने का तरीका अलग है। सपोज कीजिए अब मुझे उसका कॉम्प्लेक्स कोड या फिर उसका मुझे कोड समझ ही नहीं आ रहा है और मेरे ऊपर टाइम प्रेशर भी है, मतलब दूसरे बंदे का किया हुआ काम अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है और मैं क्या करूँगा, मैं उस चीज़ को नए सिरे से स्टार्ट करूँगा। हर जगह यही होता है कि कोई बंदा किसी चीज़ पर काम कर रहा होता है और वो अवेलेबल नहीं है, और दूसरा बंदा आकर अगर उसी चीज़ पर काम करता है तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। ये 99% सॉफ्टवेयर के केस में होता है, मैकेनिकल या हार्डवेयर के केस में। जैसे कि हम कार बन रही हैं, सुबह कोई बंदा कार की मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहा था, शाम को दूसरा मैकेनिक आएगा, वो वहीं से स्टार्ट करके काम शुरू कर सकता है, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं, किसी से कर रहे हैं, साथ में कोई बंदा सुबह से काम कर रहा था किसी कोड पर, शाम को दूसरा बंदा कोई उसी कोड पर आगे से काम करता है, तो उसके लिए वो कोड 99% केसेस में कॉम्प्लेक्स रहता है। उसे पहले पूरा कोड अंडरस्टैंड करना पड़ता है, देन वो आगे काम कर पाता है। या फिर अगर उसे कोड समझ ही नहीं आ रहा है तो वो शुरू से उस कोड को लिखना स्टार्ट करता है। उस केस में क्या होता है, जो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो बंदा कोडिंग कर रहा था उसकी कोडिंग वेस्ट जाती है। देन अगेन नेक्स्ट डे जब वो आएगा, शाम वाले बंदे का काम उसको नहीं समझ में आता अगर, तो दोबारा से वो फिर से कोड करेगा। तो होता क्या है कि बिकॉज देयर इज टाइम प्रेशर, कॉम्प्लेक्स कोड की वजह से, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आपको नहीं समझ में आ रहा। चेंजिंग टेक्नोलॉजी आजकल कोई पहले कौन सा वर्जन चल रहा था किसी सॉफ्टवेयर का, आज कौन सा वर्जन चल रहा है, मुझे किस वर्जन पे काम कर रहा है, मुझे प्रीवियस वर्जन की नॉलेज है, नए वर्जन की नॉलेज नहीं है, और मैं नए वर्जन पे काम करने लग जाऊँ तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरे नए वर्जन में डिफेक्ट्स आएंगे। और मैनी सिस्टम इंटरेक्शंस आप कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन आप एक तरीके से कह सकते हो कि हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। मीन्स हमारा जो सॉफ्टवेयर है, सपोज कीजिए हमने कोई इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, वो पहले ही दिखा देता है कि मेरे सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए 4 GB रैम होनी चाहिए, ये विंडोज़ का वर्जन ये होना चाहिए, इस तरीके की हमारे आते हैं। तो सिस्टम अगर इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर मुझे जिस प्लेटफॉर्म पे काम करना है वो प्लेटफॉर्म अपडेटेड है और मेरे सिस्टम में जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो प्रीवियस वर्जन का है और मैं प्रीवियस वर्जन पे काम कर रहा हूँ,
तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम इंटरेक्शंस नहीं हो पाएगी, इंटीग्रेशन भी नहीं हो पाएगी आपस में। तो जिस वजह से अब हम उससे ऐसी चीज़ों पे अगर हम काम करेंगे तो सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आएंगे ही। अब फेलियर सिस्टम फेल हुआ, इसके कई कारण हो सकते हैं। फेलियर्स कैन बी कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन, मीन्स एनवायरमेंटल कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि रेडिएशन। अब आपने देखा होगा कि हीट की वजह से कई बार होता है कि मैं एग्जांपल आपको गाड़ी का दे देता हूँ इस चीज़ में, कि हीट की वजह से कई बार टायर मेल्ट हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि टायर्स के निशान बनने लग जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा रेडिएशन है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स हैं, पॉल्यूशन है, कैन कॉज फॉल्ट्स इन फर्मवेयर और इन्फ्लुएंस द एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर बाय चेंजिंग द हार्डवेयर कंडीशन। अब किसी सिस्टम में हार्डवेयर इंस्टॉल है और उसमें इसका मैं सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे जो सर्वर्स होते हैं, जहां पर हमारे जैसे कि होस्टिंग सर्वर होते हैं। होस्टिंग सर्वर्स क्या होते हैं, उनकी एनवायरमेंटल कंडीशन होती है कि उनको 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे ही रखना होता है, क्योंकि हमारी सारी की सारी वेबसाइट्स हैं, क्लाउड सर्वर्स जो हैं वो सभी उसी पर रन कर रहे होते हैं। अगर उनकी कंडीशन होती है कि भाई 0 डिग्री से नीचे रखना है इनको, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सर्वर काम करने बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर हमारे सर्वर में, सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, सर्वर में अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो सर्वर काम करना बंद कर देता है। उससे क्या होगा, जितनी भी साइट हैं उस सर्वर पर चल रही थी वो सभी की सभी बंद हो जाएंगी। तो आप समझिए कि कॉजेज ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग कोई गलती करता है, मिस्टेक से उससे कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है और वही डिफेक्टेड कोड वो उसने अपने सॉफ्टवेयर में या फिर डॉक्यूमेंटेशन में एग्जीक्यूट कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी फेलियर। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मेंटेनेंस में, ऑपरेशंस में क्या रोल है। रिगरस टेस्टिंग, जितना टफ हम टेस्टिंग करेंगे सिस्टम में, डॉक्यूमेंटेशन में, मीन्स हम डॉक्यूमेंटेशन आपको क्लियर समझना पड़ेगा कि मान लीजिए मुझे कार बनानी है या मुझे मोबाइल ही बनाना है या मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या मुझे कोई वेबसाइट बनानी है। उसको बनाने से पहले मैं जो क्लाइंट है या फिर जो मेरा कस्टमर है वो मुझे रिटर्न में चीज़ें जो दे रहा है कि सर आपने ये चीज़ें बनानी है, दैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर उस डॉक्यूमेंटेशन में ही कमी है, मीन्स डॉक्यूमेंटेशन में ही डिफेक्ट है, कस्टमर ने जो बताया है और जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है अगर उसमें ही प्रॉपर कम्युनिकेशन में दिक्कत है, मैंने लिख कुछ और दिया, कस्टमर ने या क्लाइंट ने बनाने के लिए कुछ और कहा, तो सीधी सी बात है कि जो रिजल्ट यहाँ की जो बनकर आएगा सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट वो फेलियर होगा, वो डिफेक्टेड प्रोडक्ट होगा। सो यहाँ से आप समझिए रिगरस टेस्टिंग ऑफ सिस्टम्स and documentation can help to reduce the risks of problems occurring during operation and contribute to the quality of the software system। अगर आपके सिस्टम्स में डॉक्यूमेंटेशन में ही शुरू से ही आप कोई डिफेक्ट नहीं है तो जो आप सिस्टम करेंगे, जो आप सिस्टम बनाएंगे या प्रोडक्ट बनाएंगे या सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ऑब्वियस बात है वो कंट्रीब्यूट करेगा उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। इफ़ द डिफेक्ट्स फाउंड आर करेक्टेड, डिफेक्ट जो फाउंड हुए हैं करेक्टेड बिफोर द सिस्टम इज रिलीज्ड फॉर ऑपरेशनल यूज। हमने एक कार बनाई और उसमें हमने उसको रोड पर चलाने से पहले ही प्रॉपर चेक कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इफ द डिफेक्ट्स फाउंड आर करेक्टेड बिफोर द सिस्टम इज रिलीज्ड फॉर ऑपरेशनल यूज मीन्स दैट विल बी कॉल्ड ए बेटर सिस्टम। मीन्स हमने जो कार है हमने बनाई और सीधा रोड पर चला दी, हमने उसको चेक नहीं किया, डिफेक्ट हमने उसके चेक नहीं किए, मीन्स ऑपरेशनल यूज उसका क्या है कार का, उसको रोड पर चलाना। ऑपरेशनल यूज में लेने से पहले ही हमने उसके डिफेक्ट्स हमने उसके सारे फाउंड कर लिए कि हाँ वो प्रॉपर स्टार्ट हो रही है, प्रॉपर ब्रेक लग रहे हैं, ऑयल सारे पूरे हैं, इंजन ऑयल पूरा है, सभी पूरे हैं, सभी चीज़ें उसमें प्रॉपर काम कर रही हैं, अल्टीमीटर उसका पूरा काम कर रहा है, म्यूजिक सिस्टम उसका पूरा काम कर रहा है, वाइपर वगैरह जो भी उसके हेडलाइट्स हैं, लाइट्स हैं, सभी हमने उसके प्रॉपर टेस्ट करके ऑपरेशनल यूज मीन्स कार हमने क्लाइंट को हैंड ओवर करनी है, ये सभी हमने चीज़ें चेक करके अगर टेस्ट करके प्रॉपर अगर हमने उसको ऑपरेशनल यूज़ के लिए लिया है तो उससे क्या होगा कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंप्रूव होगी।
अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आल्सो बी रिक्वायर्ड टू मीट कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल रिक्वायरमेंट और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आल्सो रिक्वायर्ड मीट कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या होता है? अब इसका एग्जांपल समझने के लिए मैं आपको एक लिफ्ट का एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए कोई बिजनेस टावर है जिसके अंदर कोई 400 से 500 ऑफिस हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा मॉल है, या फिर आप कह सकते हो कि बिजनेस सेंटर है जिसके अंदर भाई बहुत सारे ऑफिस हैं, या आप कह सकते हैं कि जिस तरह की गवर्नमेंट हमारे को बना कर देती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं जिनमें उनमें लिफ्ट लगी होती है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल रिक्वायरमेंट और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, जैसे कि लिफ्ट लगी होती है, अब वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लीगल और इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइज जो लिफ्ट लगाने वाले होते हैं उनके इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि ISO स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। ISO स्टैंडर्ड देने के लिए क्या चीज़ें चेक की जाती हैं? पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही हम लोग करेंगे कि हम किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट को हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ISS, तो इसी को ही ISO भी कह सकते हैं हम अपने इंडिया की लैंग्वेज में। इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हम लोग किसी को देने हैं। सपोज कीजिए हमने किसी लिफ्ट वाले, कोई कंपनी लिफ्ट बनाती है और हमने उसको ISO सर्टिफाइड प्रोवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आल्सो बी रिक्वायर्ड टू मीट कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल रिक्वायरमेंट। तो हम उनके लिफ्ट में जो कहीं पर लगी हुई हैं वहाँ पर हम उनको पूरा चेक करेंगे। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहाँ पर यूज़ हो सकती है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, यहाँ पर बताया गया रोल ऑफ टेस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस। तो लिफ्ट का मैं आपको पूरा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि लीगल रिक्वायरमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मान लीजिए मैंने किसी मॉल में या बिजनेस टावर में अपनी लिफ्ट लगाई हुई है, वहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल रहते हैं कि अगर आपकी लिफ्ट सर 1 घंटे के लिए ख़राब हुई या बंद हुई तो आप हमको 10,000 पर आवर पे करोगे। इस तरीके से लिफ्ट वाली कंपनीज के कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होते हैं। क्योंकि सपोज कीजिए आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में गए, मान लीजिए मैं रिलायंस के किसी टावर में गया, या मैं टाटा कंपनी के किसी टावर में गया, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, या आप कह लीजिए मैं IBM कंपनी का बिजनेस टावर है या याहू कंपनी का बिजनेस टावर है, मैं उसमें जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ पर लिफ्ट ख़राब है, तो मैं बाहर आके क्या कहूँगा? अरे यार इतनी बड़ी कंपनी में मैं गया था और वहाँ की लिफ्ट ख़राब थी। तो ये लोग क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, अब ISO स्टैंडर्ड दिया, टेस्टिंग कंपनी है जो लिफ्ट को टेस्ट कर रही है पूरे टाइम, उनका क्या है कि अगर आपकी लिफ्ट 1 घंटे ख़राब होती है, 10 मिनट ख़राब होती है, आप उस कंपनी को 10,000 रुपये या 60,000 रुपये, 1 लाख रुपये पर घंटे आपको एज ए पेनल्टी पे करनी होती है। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपस में, हम ISO स्टैंडर्डाइज देते हैं। ये हमें, अगर मान लीजिए मैं वो लिफ्ट वाली कंपनी ही हूँ और मेरी लिफ्ट, मैं अपने प्रॉपर टेस्टिंग करे बिना इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में मैं लिफ्ट लगा देता हूँ, पहली बात तो वो इतने बड़े एग्रीमेंट मुझे तभी मिलेंगे जब मेरे पास इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट होंगे। वो मुझे तभी, पहले तो मुझे तभी काम देंगे, फिर उसके बाद मुझे उसकी टेस्टिंग प्रॉपर रखनी है। तो अगर मैं टेस्टिंग प्रॉपर रखूँगा तो ही मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। तो टेस्टिंग का यहाँ पर क्या रोल है? टेस्टिंग का रोल यहाँ पर यह है कि मार्केट में आपको सर्वाइव करना है, आपको लॉस से भी बचाना है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आल्सो बी रिक्वायर्ड टू मीट कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल रिक्वायरमेंट और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। मीन्स अगर मेरी लिफ्टें बार बार ख़राब होती हैं तो मेरा लॉस होगा, पर आवर मेरे को जो पेनल्टी लग रही है, अगर बार बार ख़राब होंगी तो इतना लॉस अगर मैं बियर करता रहूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी बिजनेस रेपुटेशन जाएगी, लॉस ऑफ मनी भी होगा, और मेरा हो सकता है कि मेरे से कॉन्ट्रैक्ट छिन भी जाए। इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे, टेस्टिंग एंड क्वालिटी को। विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग इज इट पॉसिबल टू मेजर द क्वालिटी ऑफ टेस्टर सॉफ्टवेयर इन टर्म्स ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड with both functional and non-functional software requirement characteristics, for example reliability, usability, efficiency, maintainability and portability। अब आपको एक चीज़ अपने माइंड में याद रखनी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक ग्राफ बनाकर आपको दे दूंगा। तो टेस्टिंग जो हम करते हैं उसका फॉर्मूला होता है परफ्यूम। जैसे कि परफ्यूम आप सभी को स्पेलिंग पता होती है, PERFUME। तो आपने इसको हमेशा याद रखना है कि टेस्टिंग जो हम करते हैं तो
परफ्यूम फॉर्मूला होता है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं हैं परफ्यूम, क्योंकि परफ्यूम का पी होता है पोर्टेबिलिटी। मीन्स हम उसको डिफाइन करना है कि हमें कोई भी सॉफ्टवेयर अगर चेक करना है तो किस तरीके से चेक करना है। तो परफ्यूम में एफ सबसे पहले लिखा जाता है, जो कि फंक्शनैलिटी होती है। यहाँ पर केवल रिलायबिलिटी और इन्हीं के बारे में बात की गई है, फंक्शनैलिटी की बात नहीं की गई है, जो कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। With the help of testing, it is possible to measure the quality of software in terms of defects found for both functional and non-functional software requirement। तो हम टेस्टिंग की मदद से एक सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, कितने क्वालिटी कहते हैं कि भाई हमारे जो फ़ोन आते हैं, सस्ते फ़ोन आते हैं जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जो महंगे फ़ोन आते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में उन्होंने ज़्यादा पैसा खर्च किया होता है, दैट इज़ वाई वो ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। और इसीलिए जो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं वो महंगे होते हैं, और जो चीप प्रोडक्ट होते हैं, जो जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं, वो सस्ते होते हैं। With the help of testing, it is possible to measure the quality of software in terms of defects found for both functional and non-functional। Functional means फ़ोन स्टार्ट होना, जैसे फ़ोन का एग्जांपल ले लेते हैं तो फ़ोन स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। नॉन फंक्शनल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं, जो हमने चेक करते, जो कि जिसने मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाला है वही चेक करेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन नॉन फंक्शनल टेस्टिंग सी चैप्टर 2, उसके बारे में हम चैप्टर 2 में बात करेंगे। अब टेस्टिंग से क्या होगा, अगर हम हमारी प्रॉपर टेस्टिंग है तो टेस्टिंग कैन गिव कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इफ इट फाइंड्स फ्यू और नो डिफेक्ट्स। हमने टेस्टिंग की और हमें या तो कुछ ही डिफेक्ट मिले अपने सॉफ्टवेयर में या फिर प्रोडक्ट में, या फिर कोई भी डिफेक्ट नहीं मिला, तो उससे क्या होगा, वी आर कॉन्फिडेंट कि दैट इज़ ए क्वालिटी प्रोडक्ट या फिर क्वालिटी सॉफ्टवेयर। या फिर जैसे हमने कोई वेबसाइट बनाई, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, हमें कोई भी सॉफ्टवेयर में या उसमें साइट में कोई डिफेक्ट नहीं मिला, तो हम ये कह सकते हैं हाँ ये बहुत अच्छा वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है। ये प्रॉपरली डिजाइन टेस्ट केसेस टेस्ट दैट पासिस। यहाँ पर टेस्ट केसेस है, टेस्ट का मतलब टेस्ट केसेस मैं आपको लिखने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जब हम लोग करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। टेस्ट केसेस अगर पास हो गया तो मीन्स हमारा टेस्ट सॉफ्टवेयर है जो वो पास है। अगर टेस्ट केस फेल हुआ दैट मीन्स वी हैव टू फिक्स दैट इशू। व्हेन टेस्टिंग डज फाइंड डिफेक्ट्स, टेस्टिंग से जब हमें डिफेक्ट्स मिलते हैं तो क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम इंक्रीजेस व्हेन दोस डिफेक्ट्स आर फिक्स। टेस्टिंग से हमें डिफेक्ट मिलेंगे और जब हम उन डिफेक्ट्स को फिक्स कर देते हैं तो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंक्रीज होती है। अब इसमें लिखा है कि लेसन्स शुड बी लर्न फ्रॉम प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी गलतियां की, उनको ठीक किया, तो इसमें ये लिखा है कि आपको आपने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनसे सीखना चाहिए। बाय अंडरस्टैंडिंग रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट्स, कि आपके डिफेक्ट्स वहाँ पर क्यों आए थे। आप नया प्रोजेक्ट सिमिलर ऐसा ही कोई बना रहे हो, उसमें वो डिफेक्ट्स दोबारा से कवर नहीं होने चाहिए। रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन अदर प्रोजेक्ट प्रोसेसेस कैन बी इम्प्रूव्ड। आपने अगर पुराने प्रोजेक्ट से सीखा कि जो मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट में मेरे से गलतियां हुई हैं वो मेरे से आगे नहीं होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा, विच इन टर्न शुड प्रिवेंट दोज डिफेक्ट्स फ्रॉम रीअकरिंग। मीन्स वो डिफेक्ट आपके नए प्रोजेक्ट में दोबारा नहीं आएंगे। एज ए कॉन्सिक्वेंस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्यूचर सिस्टम। मीन्स जो फ्यूचर में जब सिस्टम बनाओगे आप, उनकी क्वालिटी आप पहले से ही इम्प्रूव रखोगे। दिस इज एन एक्सपेक्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। आप कह सकते हैं ये क्वालिटी एश्योरेंस के बिहाफ से एक एक्सपेक्ट है। टेस्टिंग शुड बी इंटीग्रेटेड एज वन ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज अलोंगसाइड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड, ट्रेनिंग एंड डिफेक्ट एनालिसिस। अभी हम नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं जो कि इसका 20 मिनट के चैप्टर का लास्ट चीज़ है, हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ। अब किसी सॉफ्टवेयर को हम कितने टाइम तक टेस्ट करें, तो इसको समझने के लिए हालांकि इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि चैप्टर 5 भी पढ़ना पड़ेगा, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। मैं आपको ये लाइव एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि डिसाइडिंग हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ शुड टेक अकाउंट ऑफ लेवल ऑफ रिस्क। अब इसमें लेवल ऑफ रिस्क डिसाइड करता है। लेवल ऑफ रिस्क एवरी टाइम आप कह सकते हैं कि हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ डिसाइडेड बाय लेवल ऑफ रिस्क इंक्लूडिंग टेक्निकल भी हमने देखना है, सेफ्टी एंड बिजनेस रिस्क भी हमने देखना है। टेस्टिंग शुड प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स टू मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आप इसको छोड़िए, तो हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ मैं आपको बताता हूँ।
कि कोई भी कंपनी है वो एक सॉफ्टवेयर बना रही है, 2 साल में 3 साल में कोई एक सॉफ्टवेयर बन के आ रहा है और मार्केट में एज पर रिक्वायरमेंट उसकी डिमांड क्या है वो देखते हुए उन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया। अब हम लोग एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको एडोब फ्लैश प्लेयर का। आप सभी ने देखा होगा, आप सभी बचपन से जिन्होंने भी विंडोज़ यूज़ किया है, विंडोज 7 यूज़ किया है, प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज़ यूज़ किए हैं, जितने भी विंडोज़ के वर्जन थे सभी में आपने देखा होगा, कंट्रोल पैनल में आपने देखा होगा कि हमारा इनबिल्ट फ्लैश प्लेयर, जो कि एडोब फ्लैश प्लेयर भी कहते हैं, जिसको एडोब कंपनी है, फ्लैश प्लेयर इनका एक प्रोडक्ट है, तो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट इसमें आता है विंडो के साथ ही फ्लैश प्लेयर। और जिस विंडोज़ के वर्जन में फ्लैश प्लेयर नहीं होता है उन विंडोज़ में क्या होता था, हम लोग फ्लैश प्लेयर का क्या यूज़ है, ये वीडियोज़ को रन करने के लिए, ग्राफिक्स को रन करने के लिए, सिस्टम के अंदर एनिमेशन को रन करने के लिए फ्लैश प्लेयर का इस्तेमाल होता है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ। आप इस चीज़ को क्लियरली समझिएगा, सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में ही मैं समझा रहा हूँ। आपने कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसकी टेस्टिंग कितनी इनफ है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ लॉन्च की अपनी 1985 में। 1985 से वर्जन 1 चल रहे थे, हम लोग सिस्टम में चीज़ें यूज़ करते थे, फाइल्स क्रिएट करते थे, हमारे सिस्टम यूज़ होते थे, हम लोग डॉस बेस्ड सिस्टम यूज़ करते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो थे, हमने स्कूल्स में भी पढ़ा था 5-6 क्लास तक, जब में हमें डॉस पढ़ाया जाता था पहले। 1985 में विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन आया था, जो कि मैं आपको विकिपीडिया से देखकर बता रहा हूँ, नवंबर 1985 में। अब एज पर मार्केट में डिमांड आया कि क्यों ना सिस्टम के अंदर ही हमारे वीडियो चल जाएं, सब कुछ चल जाए, क्योंकि उससे पहले क्या होता था, हमारे जो कैसेट्स होते थे, उससे पहले आपने देखा होगा कि डीवीडी आया करती थी, बहुत बड़ी बड़ी कैसेट आती थी, रील आया करती थी, रील जो कैसेट थी जो राउंड राउंड घूमती थी, रील्स आती थी, उन्हीं के जरिए हम लोग या फिर हम लोग टीवी के अंदर ही वीडियोज़ को देख सकते थे। लेकिन एडोब कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ एक फ्लैश प्लेयर बनाएं जिससे कि हमारे सिस्टम के अंदर ही हम लोग वीडियोस देख लें, पिक्चर्स देख सकें, एनिमेशन देख सकें। तो इस तरीके से एडोब कंपनी ने 1990 जो देखिए जनवरी 1 1996 में इन्होंने फ्लैश प्लेयर बनाया। उसके बाद से क्या हुआ, जब भी हम विंडोज़ इंस्टॉल करते थे, अगर हमें किसी को भी वीडियो चलानी है हमारे सिस्टम में, तो हमारे को फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल करना पड़ता था, या फिर जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, अगर उसमें कोई वीडियो सेक्शन है या एनिमेशन का कोई सेक्शन है या फिर गिफ फाइल स्प्रेड प्ले करनी थी, तो हमारे को फ्लैश प्लेयर हमारे सिस्टम के अंदर होना मैंडेटरी था। अब 1996 में, जनवरी 1996 में इन्होंने फ्लैश प्लेयर बनाया। अब जनवरी फ्लैश प्लेयर, और यहाँ पर मैंने दूसरा चीज़ खुली हुई है, आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट। आप सभी को सिल्वर लाइट की नॉलेज हो सकता है बिल्कुल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता सिल्वर लाइट आपने लेकिन सुना जरूर होगा, क्योंकि सिल्वर लाइट अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। रिसेंटली नहीं हुआ है, ये लॉन्च हुआ था 2007 में, लेकिन मार्केट में इसकी इतनी पकड़ नहीं बन पाई। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका हम बंद कर देते हैं। ये एडोब फ्लैश प्लेयर और माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट का। एडोब फ्लैश प्लेयर 1996 में बना, सन 2000 तक 4 इयर्स हो गए। ईच एंड एवरी सिस्टम, जितने भी वर्ल्ड वाइड में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम थे, सभी के अंदर फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल मैंडेटरी आप कह सकते हो कि सभी में विंडोज़ के साथ फ्लैश प्लेयर डालना जरूरी हो गया था, क्योंकि विंडोज़, हम लोग विंडोज़ पे ही काम कर रहे हैं। हम लोग इंडिया में, आपने सभी ने देखा होगा कि हम सभी लोग जितने भी सिस्टम हैं या वर्ल्ड में आपने देखा होगा कि वो विंडोज़ पर ही रन हो रहे थे। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट जो नंबर 1 कंपनी थी वर्ल्ड वाइड की, अभी भी है, अभी अमेजॉन बन गई है, बट खैर उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने अपना वर्जन लॉन्च किया, उसके बाद फ्लैश प्लेयर आना स्टार्ट हुआ। फ्लैश प्लेयर हमारे जितने भी हम वीडियोस देखते हैं उनमें यूज़ होता है। विदाउट फ्लैश प्लेयर हम लोग नहीं वीडियो देख सकते थे, या फिर हमें नेट से डाउनलोड करना पड़ता था ईच एंड एवरी डाउनलोड पर। या फिर विंडोज़ के साथ आप कभी भी जेन्युइन विंडोज़ आप खरीदते थे
तो उसमें इनबिल्ट आता था फ्लैश प्लेयर। तो मीन्स अगर विंडोज़ को अपनी जेन्युइन विंडो सेल करनी है तो ईच विंडो वर्जन के साथ उसे फ्लैश प्लेयर से एडोब कंपनी से फ्लैश प्लेयर परचेज करना पड़ता था और विंडोज़ के साथ देना पड़ता था। अदरवाइज आपको नेट से डाउनलोड करना पड़ता था फ्लैश प्लेयर। लेकिन उन केसेस में होता था जिनमें विंडोज़ आपके एक्चुअल वर्जन नहीं होते थे। विंडोज़ का अगर आप जेन्युइन कॉपी अगर आप परचेज करते थे पहले, तो उनमें फ्लैश प्लेयर इनबिल्ट आता था और ओरिजिनल वर्जन ही आता था। तो आप इस पे समझिए हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ। जनवरी 1 1996 में फ्लैश प्लेयर लॉन्च हुआ और सितंबर 5 2007 में लॉन्च हुआ माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट। अब मैं इन दोनों का एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूँ, एडोब का सभी को पता है, हर किसी को पता है कि दैट इज ए फ्लैश प्लेयर, वीडियोस को रन करने के लिए यूज होता है। बट व्हाट इज ए माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट? सो आप इसमें पढ़िए, माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट सिंपली सिल्वर लाइट इज ए deprecated application framework for writing and running rich internet applications similar to Adobe Flash, means that is a competitor of Adobe Flash Player। Adobe Flash आप कह सकते हैं कि Adobe Flash Player का competitor है। अब Adobe Flash Player लॉन्च हुआ है 1996 में, सिल्वर लाइट लॉन्च हुआ है सितंबर 5 2007 में। आप गैप देखिए, फ्लैश सिल्वर दोनों सेम सॉफ्टवेयर हैं, दोनों का काम सेम है सॉरी। तो लेकिन लॉन्चिंग में कितना टाइम है, 12 साल का दोनों में अप्रोक्स डिफरेंस आया है, क्योंकि ये जनवरी 1996 है, इसलिए मैंने 12 साल बोला। ठीक है, तो 12 साल बाद आप आज सपोज कीजिए मैंने कोई अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया और मैंने वो सॉफ्टवेयर किसी अपनी कंपटीटर कंपनी के अगेंस्ट में बनाया है, बट वो कंपनी 12 साल से चल रही है। तो आप समझिए चीज को कि जनवरी 1 1996 से और माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया सितंबर 5 2007 में। 12 साल में आपने देखा होगा कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था या ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जिसको एडोब फ्लैश प्लेयर का ना पता हो। सभी सिस्टम में वर्ल्ड वाइड एडोब फ्लैश प्लेयर पहुंच चुका था। अब आप हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं बता रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ने सन 2000 में सिल्वर लाइट पर काम करना शुरू किया था और इन्होंने ये सोचा कि हम ऐसा फ्लैश प्लेयर बनाएंगे जो कि एडोब फ्लैश प्लेयर को कंपटीशन देगा और हमारे फ्लैश प्लेयर में कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। इन्होंने सन 2000 से सिल्वर लाइट पे काम करना शुरू किया था। ये आपको कहीं भी मेंशन नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सन 2000 से लेके 2007 तक आपने 7 इयर्स तक आपने एक एडोब फ्लैश को कंपटीशन देने के लिए 7 साल तक आपने एक फ्लैश प्लेयर बनाया। लेकिन आज की डेट में आप सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट, आप देखेंगे कि आजकल के जितने भी मैं कहता हूँ आप लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो भी आप चेक करेंगे, आपको सिल्वर लाइट सिस्टम के अंदर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सिस्टम के अंदर एडोब फ्लैश प्लेयर। अभी भी एडोब फ्लैश प्लेयर ही सिस्टम के अंदर मिलता है। तो हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ, समझिए 12 साल बाद इन्होंने लॉन्च किया है। 1996 को लॉन्च हुआ एडोब फ्लैश प्लेयर। माइक्रोसॉफ्ट ने फ्लैश प्लेयर को कंपटीशन देने के लिए सन 2000 में काम शुरू किया और उन्होंने उसी साल फ्लैश सिल्वर लाइट को बना लिया था। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हम लोग टेस्टिंग करते हैं, इस पर इतना टेस्टिंग करते हैं कि फ्लैश प्लेयर में बहुत सारे बग हैं और हमारे सिस्टम में कोई बग नहीं हो। हम इसको तभी लॉन्च करेंगे जब इसके अंदर कोई भी बग नहीं होगा। अब इसको टेस्ट करते करते आप देख रहे हैं 7 साल तक इन्होंने केवल उसको टेस्ट ही करते रहे। लेकिन 2000 से लेकर 2007 तक ये लोग टेस्ट करते रहे और 1996 से लेकर 2007 तक कितने हो गए, 12 साल हो गए। 12 साल में एडोब कंपनी ने वर्ल्ड वाइड टेक ओवर कर लिया था। अभी आप देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है 1 बिलियन कनेक्टेड डेस्कटॉप्स, मीन्स ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 बिलियन कनेक्टेड डेस्कटॉप
ये मैं आपको उन सिस्टम के बता 1 बिलियन वर्ल्ड वाइड जो डेस्कटॉप हैं उनके अंदर एडोब फ्लैश प्लेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था। अब आपका कंपटीशन कितना बढ़ गया। आप किसी कंपनी से 5 साल पीछे थे, 4 साल पीछे थे, कब? सन 2000 में। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ने जब एडोब फ्लैश प्लेयर को डिसाइड किया कि हम लोग कंपटीशन देंगे, आप केवल उससे 5 साल पीछे थे। सन 2000 में इन्होंने एंड तक सिल्वर लाइट बना लिया था, लेकिन इन्होंने इतना टेस्टिंग किया कि ये एडोब 2007 में जब इसको लॉन्च किया है, ये एडोब कंपनी से 12 साल पीछे चले गए और 1 बिलियन आप कह सकते हैं कि मैं कहूँगा कि सन 1996 में कंप्यूटर्स बहुत कम लोग घरों में थे। सन 2000 में हमारे घरों में सिस्टम्स आने शुरू हुए, बहुत कम शुरू हुए, स्कूलों में लगने लगे, घरों में नहीं होते थे। अब मैं कहूँगा कि 40 मिलियन मैं मान लेता हूँ कि या 400 मिलियन सिस्टम्स मैं मान लेता हूँ कि सन 2000 तक वर्ल्ड वाइड 400 मिलियन सिस्टम ही थे और उन सभी में उस टाइम पर एडोब फ्लैश प्लेयर पहुंच चुका था। लेकिन 2007 तक ऑलरेडी जब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने सिल्वर लाइट को लॉन्च किया, तब तक एडोब फ्लैश प्लेयर 1 बिलियन मीन्स 2007 तक आप देखेंगे हर घरों में या मोस्टली घरों में, नॉर्मली घरों में कंप्यूटर या डेस्कटॉप लगने लगा था। तो डिमांड्स कंप्यूटर सस्ते होने लगे थे। हर स्कूल में, कॉलेजेस में 200, 700, 800 कंप्यूटर थे। इसी तरह वर्ल्ड वाइड अगर हम काउंट करें तो 1 बिलियन डेस्कटॉप्स के अंदर ऑलरेडी एडोब फ्लैश प्लेयर पहुंच चुका था। अब माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट का कंपटीशन देखिए, आप 1 बिलियन कस्टमर से एडोब फ्लैश प्लेयर कैसे अनइंस्टॉल करवाए और कैसे सिल्वर लाइट को इंस्टॉल करवाए। तो हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ। सन 2000 में जो प्रॉपर टेस्टिंग के बाद इन्होंने कंपटीशन देने के लिए अपना सिल्वर लाइट को लॉन्च कर देना चाहिए था। या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा सिस्टम को हम बग फ्री बनाएं तभी इसको लॉन्च करें। तो हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ ये डिपेंड करती है मार्केट पर आपके या फिर प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो। अभी आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैश प्लेयर वंस हैड ए लार्ज यूजर बेस एंड ए कॉमन फॉर्मेट ऑफ वेब एनिमेशन एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस एलिमेंट एम्बेडेड इन वेब पेजेस। Adobe stated in 2013 that more than 400 million out of over 1 billion connected desktop update to new version of Flash Player। अब इन्होंने भी सोचा कि 2013 में फ्लैश प्लेयर ने भी अपना एक लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया, मतलब अब लेटेस्ट वर्जन मार्केट में निकाला। अब वो वर्जन इतना डिफेक्टेड था कि आप देख रहे हैं कि 400 मिलियन जो डेस्कटॉप थे उन्होंने एडोब फ्लैश प्लेयर अनइंस्टॉल मार दिया। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। सन 1996 तक से ये एडोब फ्लैश प्लेयर ही बना रहे हैं, एडोब फ्लैश प्लेयर पे काम कर रहे हैं। 2013 में इन्होंने कोई एक वर्जन लॉन्च किया है, तो कितने साल से, 17 साल हो गए इसको, 17-18 साल से एक ही सॉफ्टवेयर को ये अपडेट कर रहे हैं, वर्जन निकाल रहे हैं। लेकिन कितनी टेस्टिंग इनफ है, क्या टेस्ट कर रहे हैं ये डिसाइड नहीं कर पाए। और इनके 2013 में इन्होंने जो वर्जन निकाला उसकी वजह से 400 मिलियन डेस्कटॉप से एडोब फ्लैश प्लेयर अनइंस्टॉल मार दिया गया। अब इसके रीजन बहुत सारे थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ एवर फ्लैश प्लेयर हैज बिकम इंक्रीजिंगली क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा कि फ्लैश प्लेयर की वजह से परफॉर्मेंस इशू बहुत आते थे। कंजम्पशन ऑफ बैटरी, जो हमारे पहले जो हमारे सिस्टम आते थे, लैपटॉप आते थे, या फिर जो हमारे डेस्कटॉप ही कह लीजिए आप, डेस्कटॉप जो है पहले यूपीएस के ऊपर मुश्किल से 10 मिनट चल पाते थे। मीन्स आप अपनी फाइल सेव कर लीजिए और सिस्टम को बंद कर दीजिए। लेकिन आजकल यूपीएस के ऊपर 8 घंटे नहीं, आधा घंटा या 1 घंटा, कई बार मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2 घंटे तक यूपीएस के ऊपर चला सकते हैं। मीन्स फ्लैश प्लेयर जो था सिस्टम के अंदर बिल्ट था, वो इतनी बैटरी खाता था, सिस्टम की परफॉर्मेंस खराब करता था, कंजप्शन ऑफ बैटरी। आल्सो ऑन मोबाइल डिवाइसेज, मोबाइल के अंदर जो पहले हम मोबाइल यूज़ करते थे उनमें फ्लैश प्लेयर होता था, फ्लैश की वजह से उसमें वीडियोस चलती हुई थी या एनिमेशन चलते थे। तो मोबाइल भी जिनमें फ्लैश प्लेयर की बैकग्राउंड में यूज़ हो रहा है उनकी बैटरी जा रही है, परफॉर्मेंस खराब होती थी। प्लस
सबसे ज़्यादा डिफेक्ट ये था कि फ्लैश प्लेयर की वजह से सिक्योरिटी इशू बहुत आते थे। मीन्स हमारे जो फ्लैश प्लेयर की वजह से हमारे सिस्टम के अंदर जो EXE फाइल थी, जो आप कह सकते हैं कि जो हमारे सिस्टम हैक हो जाते थे, फ्लैश प्लेयर की वजह से बहुत ज़्यादा हैकिंग होती थी हमारे सिस्टम में। इसी वजह से फ्लैश प्लेयर क्रिटिसाइज किया गया, फ्लैश प्लेयर को अनइंस्टॉल मारा गया। तो आप देख सकते हैं कि हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ, ये आपको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, आपको कितनी टेस्टिंग करनी है। आप सिल्वर लाइट, माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट आप देखिए, सन 2000 से बनना स्टार्ट हुआ था, 2000 में बना था, 2007 तक ये लोग टेस्टिंग करते रहे। आई थिंक 2014 या 16, आई थिंक मैं कहूँगा 2018-19 तक भी, 17 तक भी माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट ने मार्केट नहीं पकड़ पाई थी। इतने साल तक जिन डेवलपर्स ने, जिन टेस्टर्स ने माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट के इस प्रोडक्ट पर काम किया, उनकी सैलरी सब वेस्ट हुआ। जो एनवायरनमेंट लगा, कंजप्शन लगा, एनर्जी हुआ, जो भी लगा, माइक्रोसॉफ्ट का सब कुछ, या आप कह सकते हैं कि वो वेस्ट हुआ। तो लॉस ऑफ मनी कैसे हुई? तो हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन से डिसाइड करना होता है। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप उसकी मार्केट वैल्यू देखिए प्रोडक्ट की, देन आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितनी टेस्टिंग करनी है। तो अभी हम इस चैप्टर पे आते हैं, हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ। डिसाइडिंग हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ शुड टेक अकाउंट ऑफ लेवल ऑफ रिस्क। यहाँ पर आपको लेवल ऑफ रिस्क क्या है, बैंकिंग का सेक्टर की अगर हम कहें तो बैंकिंग में लेवल ऑफ रिस्क क्या रहता है, पैसे इधर उधर चले जाएंगे, रिस्क ज़्यादा हाई है, आपको टेस्टिंग की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर। तो लेवल ऑफ रिस्क डिसाइड करता है हमेशा कि आपको टेस्टिंग की कितनी ज़रूरत है। हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ, इंक्लूडिंग टेक्निकल सेफ्टी एंड बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क मैंने आपको बताया अभी, एडोब फ्लैश प्लेयर और माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट का एग्जाम्पल देखे। और प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट सच एज टाइम एंड बजट। माइक्रोसॉफ्ट के पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट पर इतने टाइम तक काम किया, उनका लॉस ऑफ टाइम हुआ है, बजट भी है, वेस्ट ऑफ मनी भी हुआ है, बट उनका अर्निंग ऑलरेडी विंडोज़ के साथ इतना है कि वो उस लॉस को झेल सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कोई ऐसी कंपनी जो सिंगल प्रोडक्ट पर काम कर रही है इतने साल तक और उसका प्रोडक्ट फेल हो जाए, नॉट लाइक माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी एक्सपायर्ड कंपनी है, तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। दैट इज़ द रीज़न कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज बंद हो जाती हैं, उनके प्रोडक्ट काम नहीं कर पाते हैं, उनके प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं, उनके प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कब लॉन्च करना है, कितनी टेस्टिंग इनफ है। तो लेवल ऑफ रिस्क, बिजनेस रिस्क, टेक्निकल सेफ्टी, मार्केट रिस्क, ये सब डिसाइड करती हैं कि हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ। इसके बारे में, रिस्क के बारे में चैप्टर 5 में भी है। चैप्टर 5 के बारे में जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो टेस्टिंग शुड प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स, मीन्स जो प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द रिलीज ऑफ सॉफ्टवेयर और सिस्टम बीइंग टेस्टेड फॉर द नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टेप और हैंड ओवर टू कस्टमर। कोई भी कस्टमर को सॉफ्टवेयर है या कोई प्रोडक्ट है या स्टेक होल्डर है, उसको प्रोडक्ट हैंड ओवर करने से पहले जो हम इसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग से शुड प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, उससे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। किसको? स्टेक होल्डर्स को, कि व्हाट इज़ द डिसीजन अबाउट द रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिससे कि हमें पता लगे कि हमें सॉफ्टवेयर को रिलीज कब करना है। तो हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ, इट इज़ ए वेरी लॉन्ग चैप्टर आप कह सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 5 में भी इसके बारे में अलग से लिखा गया है। हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से, कि सिल्वर लाइट 2007 में बन के रेडी हुआ और अडोबे 1996 में बना। माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज़ जब भी कहीं भी इंस्टॉल करना होता था, कोई पेड वर्जन होता था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का, जो भी हम खरीदते हैं विंडोज़, उसमें इनबिल्ट आता था। इनबिल्ट अगर हम एडोब फ्लैश प्लेयर आ रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट को अपने हर विंडोज़ के वर्जन के साथ एडोब फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल करके देना होता था। और एडोब क्योंकि एडोब है जो कि अनदर कंपनी का है, तो माइक्रोसॉफ्ट को एडोब से परचेज करना पड़ता था। उससे क्या होता था कि एक लायबिलिटी हो गई थी माइक्रोसॉफ्ट की
एडोब कंपनी से फ्लैश प्लेयर खरीदने की। तो मीन्स उस लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सिल्वर लाइट एक फ्लैश प्लेयर पर काम करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने इतनी टेस्टिंग करी, हालांकि हम कह नहीं सकते कि उसमें बग नहीं है, नहीं, उसमें अभी भी बग हैं, लेकिन हाउ मच टेस्टिंग इज़ इनफ। उन्हें लॉन्च करना चाहिए था 2000 में ही, जैसे कि इन्होंने 1996 में लॉन्च किया, और अभी तक इनके लेटेस्ट वर्जन आते जा रहे हैं एडोब फ्लैश प्लेयर के। आपने देखे होंगे 1, 1, 2, 3, इतने सारे वर्जन हैं जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे 32 बिट होता है, 64 बिट होता है, सिस्टम हमारे 2 बिट 32 और 64 बिट है। तो अलग अलग विंडोज़ वर्जन के लिए 32 बिट वर्जन के लिए 64 बिट वर्जन के लिए अलग अलग फ्लैश प्लेयर आते हैं। तो कितने टाइप्स, कितने वर्जन इन्होंने बनाए हैं। ये मार्केट में एडोब की इतनी बड़ी मार्केट है इस टाइम पर कि सिल्वर लाइट उसके आगे अभी भी कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट इज़ आल्सो सिमिलर टू एडोब फ्लैश प्लेयर। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट को इंस्टॉल कर लें और एडोब फ्लैश प्लेयर को अनइंस्टॉल मार दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी एक फ्लैश प्लेयर की तरह काम करेगा। तो आपने ये चैप्टर की जो फर्स्ट है, जो 20 मिनट का चैप्टर है, ये मैंने अभी कवर किया है, हालांकि मैंने इसमें ज़्यादा टाइम लिया है। तो अभी हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ टेस्टिंग। अभी हम सॉफ्टवेयर के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं और सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीख रहे हैं, उनको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में ही पता होना चाहिए। क्योंकि जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको जो सारी चीज़ें हैं, अब मैं एग्जांपल भी आपको सॉफ्टवेयर के ही दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब बात करेंगे तो जो इसका ये देखते हैं, ये 30 मिनट का चैप्टर है, नॉट चैप्टर, ये इस चैप्टर का 155 मिनट का चैप्टर है ये, बट 25 मिनट का है और ये 35 मिनट का है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 35 मिनट का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। और मैं वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखना चाहते हैं या किसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट पर जाना चाहते हैं और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको खुद ही अपनी वीडियो बनाने के बाद 10, 15 या 20 वीडियो जब बन जाएंगी, उस वीडियो को बनाने के बाद जब प्रॉपरली इसको देख लेंगे, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि कब आप एक टेस्टर बन गए हो और कब आप एक इंटरव्यू देने के लिए या किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में टेस्टर के लिए अप्लाई करने के लिए आप रेडी हो। तो आप मेरी वीडियो देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें मेरे वीडियो को। और ये बुक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ये बुक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये ISTQB की ही बुक है, फाउंडेशन लेवल की। सर्टिफाइड टेस्टर आपने लिखा हुआ है, मैं आपको ISTQB की सर्टिफाइड टेस्टर की ही बुक पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया लॉस ऑफ मनी का, ये सब आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आप इंटरव्यू आप कहीं भी क्रैक करते हैं, आप खुद भी बताएंगे ये सब एग्जांपल को, तो सामने वाले को लगेगा कि यस ही नोज़ अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, जो कि 35 मिनट का टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के